तो गए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न लेने वाले हैं 5 जो होने वाले हैं हिस्ट्री के। ठीक है, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेने वाले हैं। तो कहते हैं कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। और याद रखनी है बात यह है कि महाबलीपुरम में स्थित है और इसका निर्माण जो कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा सौर मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण भी है। ठीक है, किस चीज़ का है, द्रविड़ वास्तुकला का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। ठीक है, कंटक शोधन नाम से न्यायालय था, उसका प्रचलन किस साम्राज्य में था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नाम से न्यायालय चलता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है सबसे पुराना है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, याद रखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई है। ठीक है, किस चीज़ का उपयोग करके नर्तकी की मूर्ति बनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कांसा। ठीक है, कांसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कांसे की मूर्ति का यूज किया जाता था। मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 5 का जो लास्ट है मतलब हिस्ट्री का। कहते हैं यहाँ पे वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड में आया था। ठीक, वास्को डिगामा ये पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। तो ये 1498 में आया था। ठीक है, याद रखें कब, 1498 में ये आया था। और यहाँ पर इसके एक शासक हुआ करते थे कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत भी किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं से क्या होता है, एक नए युग का प्रारंभ हो जाता है अपने भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखिएगा। अगले प्रश्न जो हैं ये आपके किस चीज़ के हैं, बिल्कुल सही पहचाना, राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, ये भी हिस्ट्री के ही है। तो कहते हैं कि 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान करी है। ठीक है, तो देखिए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक यहाँ पर इसको कहा था, याद रखेंगे, इसको संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या करी थी। ठीक है, लंदन में जाकर इन्होंने विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या करी थी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे 7 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मदन लाल ढींगरा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने यहाँ पर लंदन में हत्या कर दी थी किसकी, कायली की, कर्जन कायली की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो 8 में कहा गया कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब होता है, 1919 में ये होता है, सभी को पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो कहते हैं गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है वो होता है 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन के मध्य समझौता होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कहा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे, वो हो जाएंगे यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा। यहाँ पर एक कहते हैं कि सी राजगोपालाचारी, ये कौन थे, ये अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल से ले लेते हैं। उससे पहले एक बात जान लीजिएगा कि अगर आपको रिवीजन के लिए मटेरियल चाहिए तो आपको डिटेल दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार यहाँ पर पीडीएफ आपके लिए तैयार करी गई हैं। तो ये रिवीजन कम समय के लिए ही होता है, तो उसको आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं, भूगोल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो अगर इसको देखिएगा तो नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश इनकी सीमा लगती है, बल्कि बांग्लादेश की तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत के साथ। ईरान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे, जो नंदा देवी चोटी है ये किस राज्य में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी की चोटी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान की एक खान है, चलिए इसको जल्दी से बताइए। तो तांबे की खान जो है ना वो प्रसिद्ध है यहाँ पर, याद रखें खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान, ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो लोग खेतड़ी की ही खान से तांबा प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, तो कहते हैं कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होती है। ठीक है, 2 घंटे के अंतराल के लिए जो देशांतर दूरी है वो कितने के बराबर होती है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी, यानी 30 डिग्री के बराबर होती है। याद रखें किसके, 30 डिग्री के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सभी लोग जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है। ये विश्व में सबसे नंबर पे आता है। उसके बाद अगर देखें तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। फिर यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है तीसरे नंबर पे। फिर दक्षिण अमेरिका है चौथे नंबर पे। उसके बाद अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कंगारू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं 16 में कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर लेते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखें कौन सा टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है, 101 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये मॉडल कौन सा है, ये कनाडा का मॉडल है। सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, ये फ्रांस में लागू हुआ था। और भारत में जो लागू हुआ वो डेट कौन सी थी, 1 जुलाई 2017। ठीक है, 16 का ए करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 5 क्वेश्चन हम बढ़ चुके हैं किस तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ। ठीक है, तो कहते हैं कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है आपका, याद रखेंगे, मुंबई में। ठीक है, 17 का आपका जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। ठीक है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह, जैसे ये कहते हैं ना रुपया, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पैसे, ये साइन बनता है, फिर कहते हैं भैया 50 रुपया। ठीक है, तो ये जो साइन है डिजाइन किया गया किसके द्वारा, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार के द्वारा इस मुद्रा के नए प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, तो कहते हैं भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। भारत में योजना आयोग जो है इसका गठन कब होता है, 1950 में होता है। अब इसी के स्थान पर आती है नीति आयोग। ठीक है, क्या आता है, नीति आयोग, इसका गठन कब होता है, 2015 में होता है। और ये योजना आयोग का स्थान ले लेता है, जिसके अध्यक्ष कौन हैं, प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष कौन हैं, सुमन बेरी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 का, ये हो गया बी वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1.5 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करती है। ठीक है, जो मुद्रा योजना है, ठीक है, तो याद रखेंगे जो मुद्रा योजना है वो कितने तक का लोन प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, मुद्रा योजना 10 लाख का लोन प्रदान करती है, 10 लाख का लोन प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपके भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो सर्वाधिक है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा सबसे ज़्यादा है, सभी को पता है। लोकसभा जो है यहाँ पे 80 सीट हैं, राज्यसभा यहाँ पर कितनी है, ठीक है, राज्यसभा कितनी है, 31 हैं। और यहाँ पे विधानसभा कितनी है, 403 हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है डैश। ठीक है, अब राष्ट्रपति जो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है डैश यहाँ पे दे दिया, जिसका मतलब क्या है, वह अपने पद के ग्रहण दिन से। ठीक है, जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन से उसका टाइम काउंट हो जाता है और 5 साल के बाद वो निश्चित तौर पर हट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके
व्यादेशित है। ठीक है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके व्यादेशित है? तो 23 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है, वो उस विषय का आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, तो वो होता है यहाँ पे समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी सूची है? ये समवर्ती सूची है। आपको अनुसूची 7 है, जो अनुसूची 7 है उसमें आपको 3 सूचियाँ मिलती हैं, एक राज्य, दूसरी संघ और तीसरी जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये है समवर्ती सूची। ठीक है, आप देखिएगा समवर्ती जो होता है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन राज्य पे सिर्फ राज्य बनाती है, संघ पे सिर्फ संघ बनाता है, यानी केंद्र बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 25 में, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा की बात करें तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। 25 साल इसकी 25 साल जो एज होती है सदस्यता धारण करने के लिए, तो 25 का जो राइट आंसर है वो होगा क्या यहाँ पर? वर्ष में 2 बार। ठीक है, कितना? वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाए जाते हैं, यहाँ पे सत्र बुलाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में कहा गया कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो बनता है सदैव क्या होता है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो सदैव प्रतिबिंब जो इमेज बनती है वो हमेशा सीधे होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि का मतलब क्या? जिसको मायोपिया होता है उसके लिए क्या होगा? ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। 27 का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, यानी कि अवतल लेंस। मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ये मायोपिया है, ये छोटा देखने में लग रहा है तो इसका बड़ा सही करेगा अवतल लेंस, और जो उत्तल लेंस है ये छोटा दिख रहा है तो इसका जो बड़ा वाला नाम होगा उसको सही करेगा, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, वो बड़ा नाम है तो छोटे से सही होगा। इस तरह मतलब किसी भी तरीके से रिलेट करके याद करना है ताकि कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु डैश है। ठीक है, तरल अवस्था में जो पाई जाती है धातु कौन सी है? वो सभी को पता है, Hg, यानी कि मरकरी जो है ये होती है। ठीक है, ये तरल अवस्था यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे ये लिक्विड मात्रा में होती है, इसीलिए फिर क्या होता है? थर्मोमीटर में इसको भरा जाता है। किसमें? थर्मोमीटर में इसका यूज किया जाता है, जिससे आपका फीवर मापा जाता है। 29-30 देखिए, तो कहते हैं डैश की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो रिकेट्स किस वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, आप सभी को पता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। 30 में कहा गया कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है। अब गुर्दे से संबंधित क्या हो जाएगा? तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा आपका 30 का करेक्ट आंसर डी, यानी कि नेफ्रोलॉजी जो होता है वो आपके गुर्दे से संबंधित होता है। ठीक है, किससे? किडनी से संबंधित होता है नेफ्रोलॉजी। चलिए, ये हो गए हमारे क्वेश्चन साइंस के। आप चलते हैं आगे की तरफ। तो मैथ को करने से पहले हम करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस करते हैं, हमेशा की तरह उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, करंट अफेयर के 5 प्रश्न देखेंगे, 10 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया है? ठीक है, सामूहिक योगा अभ्यास योग दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है 21 जून को। तो वहाँ पर एक योगा दिवस मनाया गया मोदी जी के द्वारा। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक का मैसूर में ये थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? जापान और रूस के बीच में एक द्वीप है जिसके लेकर यहाँ पे विवाद जारी है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुरिल द्वीप जो है ये जापान और रसिया के बीच में एक विवाद का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, कुरिल द्वीप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहते हैं मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? ठीक है, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने जो एशिया का पहला देश है 53 में, देखिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की अंतिम श्रृंखला की जो पनडुब्बी है उसका क्या नाम है। अंतिम जो पनडुब्बी है, क्योंकि प्रोजेक्ट 5 की तरफ 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई, तो उसमें जो अंतिम है वो कौन सी है। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वागसीर। कौन सी है, INS वागसीर। ठीक है, याद रखेंगे वागसीर जो है ये सबसे लास्ट है, यानी कि 6वीं नंबर की है वागसीर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है। ठीक है, मरणोपरांत इनको संत घोषित किया गया। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, हो जाएंगे कौन, देव सहायम पिल्लई। ठीक है, देव सहायम जो पिल्लई हैं इनको ये सम्मान दिया गया, याद रखेंगे। चलिए करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर आपका अगले वाले का। 23 मई 2022 की बात है, किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है। 25वें चुनाव आयुक्त के रूप में जो पद ग्रहण किया है वो कौन से हो जाएंगे। चलिए 56 का करेक्ट आंसर बताइए। तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजीव कुमार जो हैं ये आपके 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो कहते हैं कि मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। तो इससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, स्टार लगा के इसको याद कीजिए। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक, कौन सी हो जाएगी, INS वलसुरा। कौन सी है ये, INS वलसुरा। ठीक है, वलसुरा को यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा, यानी कि जो आपकी नई शिक्षा नीति है 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन सा है, उत्तराखंड है। प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा है, उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश, ये क्या है, ठीक है चलिए उत्तर प्रदेश नहीं है। किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 में, तो कहते हैं हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो नए अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है, याद रखेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे कौन, निधि छब्बर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 का करेक्ट। चलिए देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ठीक है, गमोचा जो है ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो ये किस का है, तो यही आपको बताना है 61 में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आसाम का। किस चीज़ का है ये आसाम का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो 62 में देखेंगे अगर आप, तो एक तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सीमा साझा होती है, हिमाचल प्रदेश के साथ होती है, राजस्थान की होती है, लेकिन मध्य प्रदेश जो इससे बहुत दूर बैठ जाता है, इससे सीमा इसकी साझा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो वो कहाँ है वो तो सभी को पता है, तो ये हो जाएगा पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ का जो है न्यूयॉर्क में। इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे आप, मुझे पता है। तो कहते हैं 64 में कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब जो नोबेल पुरस्कार है वो एक विषय पे दिया भी नहीं जाता है, तो उस विषय का आपको नाम बताना है। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गणित में। ठीक है, गणित में एक पुरस्कार दिया जाता है, एक तो एबल पुरस्कार और एक होता है रामानुजन पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया, नीना गुप्ता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 65, तो कहते हैं कि भारत के माफ़ कीजिएगा, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम, तो चलिए भारत के भी बता दीजिए। भारत का कौन सा है, भारत का तो मोर है। अब भूटान की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि काला कौआ। ठीक है, जिसको यहाँ पे अशुभ मानते हैं इंडिया में, वो भूटान में एक राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, काला कौआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये किस राज्य के तट पर है, सभी को पता है ये कहाँ है, गुजरात में है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जब मनाया जाता है वो डेट होती है 15 मई। ठीक है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं पुस्तक है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ठीक है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशन इन आवर टाइम्स। तो यह नामक पुस्तक किसने लिखी? 68 में। देखिए तो होगा क्या यहाँ पे? सलमान खुर्शीद। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सलमान खुर्शीद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सलमान खुर्शीद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? हीरो इंडियन सुपर लीग के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता? 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद एफसी। ठीक है, जो हैदराबाद एफसी है उसने क्या जीता है? हीरो इंडियन सुपर लीग। एफसी का मतलब क्या होता है? ये फुटबॉल क्लब होता है। ठीक है, जो 21-22 का था उसको हैदराबाद ने जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं 31वें सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, 31वां सरस्वती सम्मान जो है वो किसे दिया गया? तो याद रखेंगे 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्र। ठीक है, 21वां सरस्वती सम्मान जो है देखिए तो किसे दिया गया? रामदरस मिश्र को। ठीक है, रामदरस मिश्र को ये 21वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी के आने हैं, इनको देख लेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल जो आपके सामने है, परोक्ष का मतलब जो है बिल्कुल आपके सामने नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तो कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे दिया है, तो इसमें कहते हैं कौन सा गलत है? ठीक, कौन सा इसमें गलत है? तो जंगल की आग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हो जाएगा दावानल, बिल्कुल सही बात। तो गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कर रहे थे, तो इसमें कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा गलत है? तो जंगल की आग को क्या कहा जाता है दोस्तों? 37 में देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर उसको दावानल कहा जाता है, तो सही दिया हुआ है। फिर कहते हैं समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है, पेट की आग को यहाँ पे जठराग्नि कहा जाता है। ये आपको 3 ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हैं। गलत क्या दिया हुआ है? ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, जो कमल शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा 38 में, तो कमल का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा यहाँ पे इंदिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंदिवर जो है ये बेसिकली यहाँ पर कमल का पर्यायवाची होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं अभी वैदेही वनवास किसकी रचना है? ठीक है, जो वैदेही वनवास है ये किसकी रचना है? तो देखेंगे 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएंगे कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं इनकी एक लिखी है ये रचना है जिसका नाम है वैदेही वनवास। अगला क्वेश्चन 40 कहता है कि नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना इस मुहावरे का जो अर्थित होता है वो बताइएगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रिय होना। ठीक है, अधिक प्रिय होना ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक छोटा सा आपको इंग्लिश में पैसेज देखने को मिल रहा है, तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रीम आर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, ये पैसेज है, इसको जल्दी से पढ़िए। तो उम्मीद है आपने इस पैसेज को पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो कहते हैं व्हाट आर ड्रीम? ठीक है, सपने क्या होते हैं? तो 41 में जो बोला गया था सपने क्या होते हैं, क्योंकि हमने उसको पढ़ा था, तो कहा गया था कि एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक जो होते हैं सपने में आप देखते हैं, एक जो होता है आप खुली आंखों से देखते हैं, तो दोनों सपने होते हैं। फिर कहते हैं कि व्हाट डज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट हैंड पिन? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट हैंड पिन, तो ये सब 42 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्सप्लेनिंग द ड्रीम प्रोसेस। ठीक है, ये जो आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है आपके सपनों को। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट? ठीक है, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वाला, यानी कि इट्स ड्रीम दैट वी रिमेंबर दैट मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला। तो कहते हैं यहाँ पर कि गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम्स बताना है कि पर्यायवाची बताएं, तो एगोनी का जो पर्यायवाची होगा, जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एगोनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर
पेन होता है। एगोनी का मतलब क्या होता है, बहुत दुख होना, पेन होना, ठीक है। तो यही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेन, पेन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे ब्रैट, ठीक है। जो ब्रैट शब्द आपको दिख रहा है इसका एंटोनिम्स बताना है, ब्रैट का एंटोनिम्स बताना है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्पॉइल्ड चाइल्ड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, स्पॉइल्ड चाइल्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 45 का ए एकदम सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रीजनिंग के 5 प्रश्नों को देख लेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो एक तो यहाँ पे बिस्तर है और यहाँ पे गद्दा, ठीक है। जो बिस्तर है वो गद्दा है, कुर्सी है वो किस चीज़ के लिए होगा, तो देखिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा सी, ये कुशन होते हैं, ठीक है। कुर्सी जो है कुशन है, बिस्तर जो है गद्दा है, ठीक है। बिस्तर के ऊपर क्या होता है, गद्दा डालते हैं, कुर्सी के ऊपर कुशन